क्या होता अगर अखंड भारत आज भी होता? इस नए देश का एरिया 5.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का होता और पॉपुलेशन 1.9 बिलियन। लेकिन ये जियोपॉलिटिकली कहाँ स्टैंड करता? क्या तब अखंड भारत चाइना से ज्यादा पावरफुल हो जाता? इमेजिन करो आप दिल्ली से ट्रेन पकड़ के अफगानिस्तान घूमने जा पाते, बिना रेस्ट्रिक्शंस फ्लाइट से श्रीलंका जाके बीचेस एंजॉय कर पाते, डेजर्ट्स, प्लेटोज, प्लेन्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, वैली, ग्लेशियर, जो जियोग्राफी आप सोच सकते हो वो सब इस देश में होता। क्रिकेट में भी इसका कंप्लीट डोमिनेंस होता, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट की 90% से ज्यादा ऑडियंस अकेले इस एक देश से होती। लेकिन इस सब से भी पहले ये सवाल आता है कि अखंड भारत में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं और क्या हिस्ट्री में ये सब देश कभी साथ रहे भी हैं या सब कुछ सिर्फ प्रोपेगेंडा ही है। आप सोच के देखो, अगर ये देश बन जाता तो इस नए इंडिया की बॉर्डर्स तब कैसी होती? ईरान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान से लगती इन बॉर्डर्स पे क्या रिलेशंस फ्रेंडली होते या पाकिस्तान जैसे इन बॉर्डर्स को भी बंद ही रखना पड़ता? इसके अलावा इंडिया तो अभी 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है, लेकिन इतनी बड़ी कंट्री को रूल करने के लिए तब कितने स्टेट्स बनाने पड़ते? तो इस वीडियो में हम एकदम डिटेल में समझेंगे कि अखंड भारत अगर आज भी होता तो उसकी जियोपॉलिटिकल पावर, आर्मी, रिलीजन, लैंग्वेज कैसी होती और इन कंट्रीज के यूनाइटेड रहने के फायदे ज्यादा होते या नुकसान, और क्या सही में अखंड भारत यूनाइटेड रह भी पाता या नहीं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि अखंड भारत या अनडिवाइडेड इंडिया एक्चुअली कैसा दिखता था और इसमें कौन कौन से देश आते थे। अब इस चीज पे अलग अलग लोगों के अलग ओपिनियंस है, लेकिन सही मायने में हिस्टोरिकली अखंड भारत कुछ ऐसा दिखता था। इसमें आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका आते थे। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वो अखंड भारत है जो हिस्टोरिकली कई बार एक ही एम्पायर के अंडर यूनाइटेड रह चुका है, जैसे मुगल्स और मौर्यन एम्पायर के टाइम पे। और कल्चरली भी इन एरियाज में काफी सिमिलैरिटी है। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में सवाल आए कि तिब्बत या म्यांमार या और किसी देश को ऐड क्यों नहीं किया। तो देखिए, वो इसलिए क्योंकि तिब्बत कभी भी डायरेक्टली किसी इंडियन एम्पायर के अंडर में रहा ही नहीं, और म्यांमार को इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वो ब्रिटिश राज, जो एक फॉरेन पावर थी, उनके अंडर में एक कॉलोनी था। तो ये रियलिस्टिक अखंड भारत आखिर कितना बड़ा होता? तो देखिए, ये वेस्ट में बलूचिस्तान के रगेड प्लेटोज से लेके ईस्ट में मणिपुर और नागालैंड के घने जंगलों तक फैला होता, और नॉर्थ में अफगानिस्तान के बदख्शान से साउथ में श्रीलंका के मतारा टाउन तक। इसका टोटल एरिया 5.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा होता, जो इसे 7th लार्जेस्ट कंट्री बनाता। लेकिन पॉपुलेशन के मामले में ये सबसे बड़ा देश होता। इसमें इंडिया के 140 करोड़, पाकिस्तान के 25 करोड़, बांग्लादेश के 17 करोड़, अफगानिस्तान 4 करोड़, नेपाल 3 करोड़, श्रीलंका 2.5 करोड़ और भूटान की 8 लाख। इन सब की पॉपुलेशन मिला के अनडिवाइडेड इंडिया की पॉपुलेशन करीब 1.9 बिलियन बनती, जो इसको इजीली वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बना देता। और ये नंबर इतना बड़ा होता कि दुनिया की 25% आबादी या हर 4 में से एक इंसान इंडियन होता। और सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं, ज्योग्राफिकली भी ये हर तरीके के लैंडस्केप से भरा होता। थार के गर्म रेगिस्तान से लेके लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट, बलोचिस्तान के रगेड प्लेटोज से लेके मेघालय और चित्तगोंग के डेंस जंगल्स तक, पूरी अनइंटरप्टेड हिमालयन रेंज, सुंदरबन के मैनग्रोव स्वैम्प्स, नेपाल के ग्लेशियर्स, वैलीज और श्रीलंका के बीचेस तक सब होता। इसमें सबसे मजे की बात ये होती कि आप इनमें से कहीं भी बिना पासपोर्ट या वीजा के जा सकते। अगर आप लाहौर में रहते हो तो सिर्फ कुछ घंटे ट्रैवल करके आप ताजमहल देख पाते। दिल्ली में रहते हो तो सिर्फ एक ट्रेन पकड़ के आप पेशावर जाके वहाँ का फेमस काबुली पुलाव खा पाते। छुट्टी मनाने और बीचेस का मजा लेने के लिए बिना रेस्ट्रिक्शंस फ्लाइट पकड़ के सीधा कोलंबो जा पाते। और क्योंकि कोई इंडिया या पाकिस्तान जैसा अलग देश नहीं होता, तो कोई कश्मीर इशू भी नहीं होता और आप फ्रीली कश्मीर की वादियों में घूम पाते। बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन का भी कोई इशू नहीं होता, क्योंकि सब एक ही देश होता। अच्छा, ये देश सिर्फ लैंडस्केप्स और ज्योग्राफी में ही नहीं, बल्कि पॉपुलेशन में भी बहुत डाइवर्स होता। अखंड भारत के रिलीजन्स को देखें तो यहाँ के 60% लोग हिंदू होते और 35% मुस्लिम, और सिख, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट ये सब 2-2% होते। लेकिन ये रिलीजन्स तो सिर्फ ऊपरी पिक्चर है, क्योंकि रीजनली इनमें भी बहुत डाइवर्सिटी होती है। जैसे हिंदूज यहाँ के मेनलैंड और सेंट्रल एरियाज में डोमिनेंट होते, मुस्लिम्स ज्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, बंगाल और यूपी बिहार के कुछ एरियाज में होते, क्रिश्चियंस ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, साउथ केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा, झारखंड के ट्राइबल एरियाज में होते। वहीं सिखों की हाई पॉपुलेशन पंजाब
पंजाब में और बुद्धिस्ट श्रीलंका में मेजोरिटी में होते हैं। इसके साथ ही यहाँ की लैंग्वेजेस भी बहुत डाइवर्स होती हैं। जैसे इंडिया में आज के टाइम पे ये 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इन नए देशों के जुड़ जाने से और कितनी नई लैंग्वेजेस ऐड हो जाती। तो सबसे पहले नेपाल की नेपाली ये पहले से रहती, ऐसे ही बांग्लादेश की बंगाली भी पहले से है, लेकिन भूटान की जोंखा ये न्यू लैंग्वेज ऐड हो जाती। फिर साउथ में श्रीलंका की तमिल पहले से है, लेकिन सिन्हाला नई लैंग्वेज ऐड हो जाती। उसके बाद पाकिस्तान की पंजाबी, उर्दू और सिंधी अभी भी है, लेकिन पश्तो और बलोची ऐड हो जाती। और फाइनली अफगानिस्तान, इसकी पश्तो ऐड हो चुकी है, लेकिन यहाँ की सेकंड लैंग्वेज तारी ये ऐड हो जाती। तो कुल मिला के यहाँ 30 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस हो जाती। अब इतनी सारी लैंग्वेजेस के कारण जो आज हिंदी की डोमिनेंस है इंडिया में वो बहुत कम हो जाती और हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन 45% से गिर के सिर्फ 33% बचती। इसके अलावा कई लैंग्वेजेस का परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाता, जैसे बंगाली 15%, उर्दू 12%, पंजाबी 8%, मराठी, तमिल, तेलुगु ये सब 5% और बची हुई सारी लैंग्वेजेस का परसेंटेज इससे भी कम होता। अब इतनी डिफरेंट पॉपुलेशन के लिए यहाँ बहुत सी न्यू स्टेट्स या प्रोविंसेस भी होते हैं। जैसे अभी के टाइम पे इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं जो लैंग्वेजेस, कल्चर और एथनिसिटी के बेसिस पे डिवाइडेड है। लेकिन अगर अखंड भारत होता तो बहुत से नए स्टेट्स बनते और कई स्टेट्स मर्ज होके या टूट के अलग स्टेट्स बन जाते। जैसे बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को मिला के एक नया यूनाइटेड बंगाल का स्टेट बनता। ऐसे ही पंजाब भी यूनाइटेड होता, जिसमें आज के इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब शामिल होता। बाकी सिंध और बलोचिस्तान वैसे ही रहते। इसके अलावा भूटान और श्रीलंका अपने छोटे साइज और पॉपुलेशन के कारण सिंगल स्टेट ही होते। नेपाल जरूर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता था, जिसमें हिमालयन नेपाल और प्लेन्स वाले नेपाल को अलग अलग किया जा सकता था। इसके बाद अफगानिस्तान को 3 प्रोविंसेस में डिवाइड कर सकते थे। पहला, जिसमें अफगानिस्तान के पश्तून मेजोरिटी एरियाज और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा स्टेट को जोड़ के एक पश्तूनिस्तान स्टेट बनता। दूसरा, खोरासान प्रोविंस, जिसमें वेस्टर्न और सेंट्रल अफगानिस्तान के एरियाज होते, जिसमें तजीक और हजारा पॉपुलेशन रहती है। और तीसरा होता नॉर्दर्न अफगानिस्तान में, जहाँ टर्किक ट्राइब्स जैसे तुर्कमेन और उज़्बेक रहते हैं। तो इन सारे नए स्टेट्स को मिला के इंडिया में 40 से भी ज्यादा स्टेट्स हो जाती, जिनमें एरिया वाइज सबसे बड़ा होता पश्तूनिस्तान, जो 4.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया का होता, जो स्वीडन और इराक जैसी कंट्रीज से भी ज्यादा बड़ा होता। लेकिन हार्श क्लाइमेट के कारण पॉपुलेशन सिर्फ 6 करोड़ होती। वहीं दूसरी तरफ पॉपुलेशन वाइज यूनाइटेड बंगाल सबसे बड़ा होता, विथ अ मैसिव पॉपुलेशन ऑफ 27 करोड़, जो इतना ज्यादा होता कि अगर बंगाल एक कंट्री होता तो ये दुनिया की 4th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होता, जस्ट बिहाइंड इंडिया, चाइना एंड यूएसए। अब इतने सारे स्टेट्स और इतने डिफरेंट लोगों के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती। जैसे सबसे बड़ा इशू होता हाई पॉपुलेशन वाले स्टेट्स का इलेक्शंस में डोमिनेंस। जैसे बंगाल, पंजाब और हिंदी बेल्ट में हाई पॉपुलेशन के कारण उनको ज्यादा सीट्स मिल जाती और कम पॉपुलेशन वाले स्टेट्स जैसे बलूचिस्तान, भूटान और श्रीलंका, इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहता। इसके साथ ही इस नए देश में कोई भी इंडियन लैंग्वेज कभी नेशनल लैंग्वेज बन ही नहीं पाती, क्योंकि कोई भी भाषा क्लियर मेजोरिटी में नहीं रहती और ऐसे में इंग्लिश की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती। इसके अलावा रिलीजियस डिवाइड भी बहुत बढ़ सकता था और मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले एरियाज जैसे पंजाब, बंगाल, श्रीलंका, इन सब में दंगे हो सकते थे। और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, बल्कि शिया सुन्नी, बुद्धिस्ट हिंदू और रीजनल आइडेंटिटी के नाम पे भी होने लगते। और बहुत से दूर दराज के स्टेट्स जैसे पश्तूनिस्तान, इनमें कंट्री के खिलाफ रिबेलियन हो सकता था। और ऐसे में यहाँ कंट्रोल रखने के सिर्फ 2 तरीके थे, या तो फोर्सफुली आर्मी का यूज करके या फिर उनको ऑटोनॉमी देके, मतलब अपने स्टेट के रूल्स वो खुद बना पाए। लेकिन इन दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम है और वो है एक्सट्रीम इस्लामिज्म की, जो आज भी पाकिस्तान के कई एरियाज और लगभग पूरे अफगानिस्तान में फैला हुआ है। और ऐसे में पावर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में जाने की हाई पॉसिबिलिटी होती, जिससे प्रॉब्लम्स और बिगड़ जाती। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब का कोर यही है कि इतने बड़े एरियाज और इतने डिफरेंट लोगों पे किसी भी एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशंस या रूल्स अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके भी सॉल्यूशंस हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले इस कंट्री के यूनाइटेड रहने के एडवांटेजेस क्या होते ये देख लो। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही होता कि इतने बड़े होने के कारण नेचुरल रिसोर्सेज में ये एक्सट्रीमली रिच होती। जैसे बलूचिस्तान में बहुत हाई अमाउंट में नेचुरल
नेचुरल गैस और अनएक्सप्लोर्ड ऑयल रिजर्व्स हैं जो कंट्री का एनर्जी बैकबोन बन सकते हैं। इसके अलावा आसाम और बे ऑफ बंगाल में भी कई ऑयल फील्ड्स हैं जो इस कंट्री की एनर्जी डिपेंडेंसी गल्फ कंट्रीज से कम कर पाती। मिनरल्स के मामले में इंडिया के उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड स्टेट्स बहुत आगे हैं जो ये डिमांड भी पूरी कर देते। इसके अलावा रेयर जेमस्टोन्स के लिए अफगानिस्तान होता जहां हाई क्वालिटी लैपिस लैजुली, रूबीज और एमरल्ड्स मिलते हैं, और वहीं श्रीलंका में सफायर्स और मून स्टोन्स पाए जाते हैं। और सिर्फ मिनरल्स ही नहीं, ये कंट्री एक एग्रीकल्चर पावर हाउस भी होती क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े और फर्टाइल इंडो गंगेटिक प्लेन्स होते जो पंजाब से लेके बंगाल तक फैले होते। इनमें वीट, राइस, शुगर केन और बहुत सी क्रॉप्स काफी हाई नंबर में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की फिशिंग इंडस्ट्री, सदर्न इंडिया और श्रीलंका का टी और कॉफी प्रोडक्शन, ये सब चीजें सही मायने में इस कंट्री को एक एग्रीकल्चरल सुपर पावर बना देता। अब इन सारे प्रोडक्ट्स को दुनिया से ट्रेड करने के लिए इस कंट्री के पास 10,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन होती जिसमें बहुत सारे मेजर पोर्ट्स होते जैसे ग्वादर, कराची, मुंद्रा, मुंबई, कोलंबो, विशाखापट्टनम और चित्तागोंग, जिनसे ओवरऑल कंट्री का तो फायदा होता ही, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा होता लैंड लॉक्ड रीजन्स का जैसे अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान, क्योंकि अब यहाँ के लोगों को इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं होना पड़ता क्योंकि अब इनके पास डायरेक्ट सी पोर्ट्स का एक्सेस होता। लेकिन ट्रेड के लिए सिर्फ सी पोर्ट्स नहीं बल्कि प्रॉपर लैंड एक्सेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, और लैंड एक्सेस के लिए अखंड भारत के पास होती 9,500 किलोमीटर लंबी बॉर्डर जो 6 कंट्रीज से लगती, और ये नई नेबरिंग कंट्रीज होती ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, चाइना और म्यांमार। लेकिन ये नई बॉर्डर्स भी आज की इंडियन बॉर्डर से कम खतरनाक नहीं होती। जैसे सबसे पहले इसकी 1900 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लगती ईरान से जो पूरी हॉट और ड्राई डेजर्ट से पास होती, लेकिन यहाँ से एक्सट्रीमिस्ट शिया ग्रुप्स और स्मगलिंग का रिस्क हमेशा बना रहता। लेकिन बॉर्डर के दोनों ही साइड्स में बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी और ओपन डेजर्ट्स होने के कारण इसको पेट्रोल करना थोड़ा इजी रहता। फिर अगली बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान से लगती जो कि भी फ्लैट डेजर्ट से पास होती, लेकिन ट्रेड वगैरह के लिए ये ऑलमोस्ट क्लोज्ड रहती क्योंकि तुर्कमेनिस्तान भी नॉर्थ कोरिया की तरह ही एक क्लोज्ड डिक्टेटरशिप है जहाँ सिटीजन्स का कंट्री के बाहर जाना या कोई भी फॉरेन ट्रेड वगैरह करना हेविली रेस्ट्रिक्टेड या बैन है। इसके बाद एक छोटी सी 150 किलोमीटर की बॉर्डर उज्बेकिस्तान से लगती, लेकिन इसके छोटे साइज के बावजूद ये काफी यूजफुल बॉर्डर होती क्योंकि उज्बेकिस्तान एक स्टेबल कंट्री है जहाँ से पूरे सेंट्रल एशिया और इवन रशिया तक से ट्रेड करना पॉसिबल होता। इसके बाद अगली बॉर्डर होती तजिकिस्तान से जो कि भी काफी लंबी होती, लगभग 1300 किलोमीटर की, लेकिन बहुत ऊंचे पहाड़ और ग्लेशियर्स के कारण यहाँ से भी ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाता और ये भी ऑलमोस्ट क्लोज्ड रहती। और इसके बाद आती है सबसे लंबी बॉर्डर जो 3,500 किलोमीटर की होती। ये बदख्शान के माउंटेन से लेके अरुणाचल प्रदेश तक रहती और पूरी हिमालयन रेंज से पास होती, और ये बॉर्डर होती चाइना के साथ। अब ट्रेड के लिए ये बॉर्डर कितनी ओपन या क्लोज्ड रहती ये डिपेंड करता इंडिया चाइना रिलेशंस पे, और इनकी बात हम जस्ट 1 मिनट में करते हैं। फिर अनडिवाइडेड इंडिया की फाइनल बॉर्डर होती म्यांमार से जो लगभग 1900 किलोमीटर लंबी होती। ये पूरी बॉर्डर एकदम डेंस जंगलों से पास होती जिसमें पेट्रोल करना बहुत मुश्किल है और फेंसिंग लगाना लगभग इम्पॉसिबल। साथ ही यहाँ पे नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग का भी बहुत खतरा होता क्योंकि ये गोल्डन ड्रग ट्रायंगल के एकदम पास से गुजरती है। इसके अलावा यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स का भी खतरा होता जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न म्यांमार के कुकी चिन ट्राइबल्स और राखीन स्टेट के रोहिंग्या होते जो आज भी इंडिया और बांग्लादेश में इलीगली घुसते हैं। तो इतने कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी की भी जरूरत होती जिसको अगर इन कंट्रीज की मॉडर्न आर्मी से कंपेयर करें तो इंडिया के 15 लाख, पाकिस्तान के 6.5 लाख और बाकी कंट्रीज के मिला के लगभग 24 लाख एक्टिव पर्सनल होते जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी चाइना की 20 लाख पर्सनल से भी काफी ज्यादा है। लेकिन टेक्नोलॉजिकली चाइनीज आर्मी फिर भी आगे रहती। इसके अलावा न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करें तो अखंड भारत में सिर्फ 2 कंट्रीज के पास ये है, इंडिया के पास 180 और पाकिस्तान के पास 170। तो टोटल में अखंड भारत के पास 350 से ज्यादा न्यूक्स होते हैं, लेकिन चाइना के पास आज के टाइम पे इससे डबल है, लगभग 600 न्यूक्स। डिफेंस बजट की बात करें तो अनडिवाइडेड इंडिया का बजट 120 से 140 बिलियन डॉलर्स तक का होता, वहीं चाइना का 230 बिलियन डॉलर्स। तो बेसिकली इतनी बड़ी पॉपुलेशन और स्ट्रेटेजिक एरियाज के बाद भी अनडिवाइडेड इंडिया की जियोपॉलिटिकल पावर चाइना से कम रहती क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजी में इन
सभी कंट्रीज से काफी आगे है। लेकिन इस नए इंडिया की इतनी बड़ी आर्मी और पावर के कारण शायद 1962 में चाइना इंडिया को इन्वेड नहीं कर पाता और अक्साई चीन वाला पार्ट आज इंडिया में ही होता। और इतनी बड़ी कंट्री होने के कारण इसका कोल्ड वॉर में न्यूट्रल रहना भी काफी आसान होता, जिसका सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलता। क्योंकि अगर ये पूरा देश एक होता तो सोवियत यूनियन कभी भी अफगानिस्तान को इन्वेड नहीं कर पाता और साथ ही यूएस पाकिस्तान को प्रेशर करके टेरर फंडिंग भी नहीं दे पाता, जिसके कारण शायद तालिबान जैसे ग्रुप्स कभी जन्म ही नहीं लेते और अफगानिस्तान अभी के मुकाबले बहुत ज्यादा स्टेबल और पीसफुल होता। सेम सी कंडीशन पाकिस्तान की भी होती, क्योंकि आज पाकिस्तान में चाइना और यूएस दोनों प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहे हैं, जिससे वहाँ प्रॉपर डेमोक्रेसी चल ही नहीं पाती और देश को चलाने के लिए या तो पपेट प्राइम मिनिस्टर होता है या फिर देश डायरेक्टली आर्मी रूल के अंडर रहता है। इसके अलावा एक और बहुत मेजर चीज होती कि कश्मीर इशू ना होने के कारण पूरा कश्मीर इसी कंट्री के कंट्रोल में रहता और ऐसे में जो आज CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो चाइना को गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके डायरेक्ट अरेबियन सी से जोड़ता है, वो कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया कभी ये बनने ही नहीं देता। और इसके कारण गिलगिट बाल्टिस्तान के हजारों लोग जो CPEC बनाने के लिए डिस्प्लेस हुए या मारे गए, वो सब बच सकते थे और चाइना के लिए अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से ट्रेड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। और क्योंकि कभी पार्टीशन हुआ ही नहीं होता तो लोगों का इधर से उधर माइग्रेशन भी नहीं होता। सिंधी हिंदूज जो आज पूरे इंडिया में फैले हैं वो सिंध में ही रहते। वेस्ट पंजाब के हिंदूज और सिख और ईस्ट पंजाब के मुस्लिम्स वो भी वैसे ही रहते। नॉर्दर्न इंडिया के मुहाजिर मुस्लिम्स जो सिंध में सेटल हुए वो भी नहीं होते और बांग्लादेश में बिहारी मुस्लिम्स भी नहीं होते जो पार्टीशन के टाइम बिहार से आए थे। इसके अलावा 1947, 49, 65, 71 और 1999 इन सब ईयर्स में हुए इंडिया पाकिस्तान वॉर्स भी नहीं होते और लाखों लोगों की जान बच जाती और ये सारा पैसा डेवलपमेंट पे लगाया जा सकता था। लेकिन इन सारे इंटरनल इश्यूज से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये सवाल है कि अगर सही में ये देश बन जाता तो इंटरनेशनली ये कहाँ स्टैंड करता, कौन सी कंट्रीज इसकी एलाइज या राइवल्स होती। तो इतनी बड़ी कंट्री की जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग की बात करें तो चाइना और यूएस दोनों इसके राइवल्स होते और इसको एज ग्रोइंग थ्रेट देखते। लेकिन यूएस चालाक है और वो फिर भी इस कंट्री से अच्छे रिलेशंस बना के चलता ताकि सेंट्रल और साउथ एशिया में इनका इन्फ्लुएंस बना रहे। और तो और जो यूएस प्रेशर डालता है इंडिया पे रशियन ऑयल लेने के लिए वो बहुत कम हो जाता, क्योंकि इंडिया लंबे सी रूट्स को छोड़ के सीक्रेटली लैंड पाइपलाइंस के थ्रू सेंट्रल एशिया से रशियन ऑयल ले पाता। और इस चीज का फायदा सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि मॉडर्न डे पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज को भी होता, क्योंकि हर जगह के लोग सस्ते में ऑयल यूज कर पाते। फिर यूएस और चाइना के अलावा रशिया के इस कंट्री से उतने ज्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं होते जितने अभी इंडिया के साथ हैं, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज सेंट्रल एशिया में इन्फ्लुएंस के लिए आपस में कम्पीट करती और सोवियत यूनियन के टाइम पे इनकी डायरेक्ट लैंड बॉर्डर भी होती, जिसके कारण डिस्प्यूट्स हो सकते थे। लेकिन अगर एलाइज की बात करें तो इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन से ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्री बन जाता। इसीलिए अरब और गल्फ कंट्रीज से भी इसके काफी अच्छे रिलेशंस होते और ये OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन का एक मेजर मेंबर होता। और फाइनली अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उनसे भी इसके काफी अच्छे रिलेशंस होते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मार्केट होता यूरोपियन कंपनीज के लिए और साथ ही यूरोप के एनिमी रशिया के अगेंस्ट भी ये काउंटर बैलेंस की तरह एक्ट करता। अब एक मिनट के लिए आप इस इमेजिनरी सिनेरियो से बाहर आओ और हिस्ट्री को समझो कि कैसे ये अखंड भारत सही में एक सच्चाई बन सकता था। तो देखो, इसके सच होने की सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज थी। पहला तो ये कि मुस्लिम लीग कभी बनी ही नहीं होती और कांग्रेस पूरे इंडिया की इकलौती रिप्रेजेंटेटिव होती जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स यूनाइटेड रहते। इसीलिए जब अंग्रेज देश छोड़ के जाते तो कोई पार्टीशन नहीं होता। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि मुस्लिम लीग का प्रोटेस्ट और देश में रिलीजियस टेंशन का माहौल होते हुए भी ब्रिटिशर्स खुद की मर्जी से इंडिया का पार्टीशन नहीं करते। लेकिन सैडली ये आज की रियलिटी से बिल्कुल अलग है। आज के टाइम इंडिया चाइना को अक्साई चीन और पाकिस्तान को गिलगिट बाल्टिस्तान गंवा चुका है। इसी गिलगिट बाल्टिस्तान से इंडिया अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का लैंड एक्सेस भी खो चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आज के टाइम चाइना के डेथ ट्रैप और यूएस के कंट्रोल वाली आर्मी के बीच में फंसा हुआ है, जहां पॉवर्टी और हंगर बहुत हाई है। ऐसे ही अफगानिस्तान एक्सट्रीम पॉवर्टी और डेथ
से गुजर रहा है और नेपाल में भी गरीबी और करप्शन के कारण सरकार ऑलरेडी गिर चुकी है। वहीं श्रीलंका चाइना के डेट और एक्सट्रीम इन्फ्लेशन के कारण इकोनॉमिकली कोलैप्स कर चुका है और ईस्ट में बांग्लादेश में करप्शन और यूएस के इन्वॉल्वमेंट के कारण वहां भी सरकार गिर चुकी है और एक बहुत अनस्टेबल गवर्नमेंट पावर में है जिसके अगेंस्ट रेगुलरली प्रोटेस्ट होते रहते हैं। और फाइनली भूटान, जिसमें इंटरनल इश्यूज तो इतने नहीं है लेकिन बॉर्डर पे चाइना धीरे धीरे करके भूटान का एरिया कब्जाता जा रहा है क्योंकि भूटान एक छोटा और मिलिट्री वाइज काफी वीक देश है। तो बेसिकली सभी देश अपनी अलग अलग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक होप बची है क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बड़ी और डाइवर्स कंट्री को रूल किया ही नहीं जा सकता, बल्कि हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार हुआ है और इवन अभी भी चाइना और रशिया दोनों इसका एग्जाम्पल है। चाइना खुद 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा देश है जो अखंड भारत के 5.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ऑलमोस्ट डबल है। वहां भी तिब्बत, शिंगजियांग, इनर मंगोलिया, मंचूरिया, सदर्न प्रोविंसेस, इन सब में नॉन चाइनीज पॉपुलेशन है जैसे तिब्बतन्स, उइघुर्स, मंगोलियंस, मांचूस, कैंटोनीज, जो चाइनीज लोगों से काफी अलग है, लेकिन ये भी एक कंट्री के अंडर में पीसफुल और स्टेबल है। इसी का दूसरा एग्जांपल है रशिया जो 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी 3.5 अखंड भारत के एरिया जितना, और पॉपुलेशन भी कम डाइवर्स नहीं है। वेस्टर्न रशिया जो यूरोपियन साइड में है, वहाँ के लोग कॉकेसस, ईस्टर्न और फार ईस्टर्न रशिया में रहने वाले लोगों से कम्प्लीटली डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये एक कंट्री है। और ऐसा इसलिए क्योंकि रशिया ने इन सभी एरियाज को ऑटोनॉमस रीजन बना रखा है जहाँ इंटरनल रूल्स लोकल लोग खुद बना सकते हैं और सिर्फ फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस रशिया मैनेज करता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर इस न्यू इंडिया में भी हो सकता है, और अगर पीपल टू पीपल रिलेशन अच्छे हो जाएं और लोग एक दूसरे के रिलीजन और कल्चर के लिए टॉलरेंट हो जाएं, तो फ्यूचर में बिल्कुल एक अखंड भारत या अनडिवाइडेड इंडियन यूनियन बन सकता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अखंड भारत का रियलिटी में ना होने का रीजन मुस्लिम्स और इस्लाम है, जबकि रियलिटी में हिस्ट्री इससे बिल्कुल अलग थी और इसी में लोग आपस में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम इंडिया में फोर्सफुली आया, वहीं दूसरे कहते हैं कि इंडिया में लोग पीसफुली इस्लाम को एक्सेप्ट किए। तो इन दोनों में से सच क्या है और इस्लाम असल में इंडिया में फैला कैसे? तो इस्लाम के मक्का में ओरिजिन से लेके इंडिया में इस्लाम की एंट्री तक और सारे मुस्लिम इन्वेजन्स सब इस वीडियो में डिटेल में बताया है, तो क्लिक करो और देख लो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना।